हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट का एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो जिन लोगों ने हमारा इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग उससे पहले का पार्ट देखिए। ये जो सीरीज़ है वो हमारी कंटिन्यूअस सीरीज़ है, तो पहले वाली जो सीरीज़ है उसके आगे का पार्ट हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये सीरीज़ हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर है, जो कि हमारा कॉमर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? ये हमारा वो एनवायरनमेंट होता है जो हमारा बाउंड्रीज के बाहर रहता है। ठीक है, तो बाउंड्रीज के बाहर में अगर हम सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट के, तो माइक्रो एनवायरनमेंट को हम टास्क एनवायरनमेंट भी कह देते हैं। ठीक है, और ये हमारे जो इमीडिएट मतलब जो बिजनेस है, बिजनेस के जो इमीडिएट सराउंडिंग में जो आपका रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो एनवायरनमेंट। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी कंपनी, ठीक है, कंपनी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो हमारा इंटरनल, ये हमारा माइक्रो, और ये हमारा हो गया मैक्रो। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो वो क्या कर सकते हैं, इसको ये कह सकते हैं ये कंपनी, कंपनी के अंदर का एनवायरनमेंट जो इसके इमीडिएट सराउंडिंग है वो माइक्रो, और जो इससे ऊपर आपका आएगा वो आपका मैक्रो। तो इसमें हमारा जो कंपनी की जो इमीडिएट सराउंडिंग को अफेक्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो एनवायरनमेंट बोल देते हैं। तो इसमें हमारा कंपनी जो है उसके डिसीजन और जो एक्शन है वो सारे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपके होते हैं, और इसके साथ साथ मतलब जो है जो इसके इमीडिएट अटैचमेंट में आपके हैं वो सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट है इसमें वो सारे फैक्टर आ जाते हैं जो हमारा इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है, जो कंपनी की परफॉर्मेंस और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसमें हमारा जो वो सप्लायर है, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज है, कॉम्पिटिटर है, कस्टमर है, और आपकी जो पब्लिक है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। इसमें आपको जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई है कॉस्मिक, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी ये चीज़ें अपने आराम से क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो इसमें आपका जो वो कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, पब्लिक, फाइनेंसर, मार्केटिंग इंटरमीडिएट, लाइक आपका होलसेलर है, रिटेलर है, एजेंट है, ये सारी चीज़ें आपके आ जाएंगी। अब हम बात करेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट की। तो मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो आपका एग्रीगेट लेवल पे आपका काम करेगा, मतलब जनरल एनवायरनमेंट होता है जो हमारे बिजनेस की फंक्शनिंग पे आपका जो वो अफेक्ट करेगा, और लेकिन ये ब्रॉड लेवल पे अफेक्ट करता है। ये आपके बिजनेस पे तो करेगा ही करेगा, लेकिन ये इंडस्ट्री लेवल पे आपका इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो पूरी जो बिजनेस यूनिट है उसकी डिसीजन मेकिंग और उसकी जो इंडस्ट्री लेवल है उस पर आपका इफेक्ट करेगा। ठीक है, और ये अनकंट्रोलेबल होता है क्योंकि इंडिविजुअल फर्म को देखते हुए नहीं बनाया जाता है, ये आपका एग्रीगेट चीज़ों को देखते हुए बनाया जाता है। अब देश की हालत कमजोर है, मतलब आपकी इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में, या डिफ्लेशन आ गया मार्केट में, या मनी सप्लाई आपकी बढ़ गई या घट गई, तो इसमें आपकी क्या गलती है? ठीक है, तो ये जो एनवायरनमेंट है वो सब सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही आपका बनाया जाता है। तो इसमें आपका जो ये जो फैक्टर है वो हमारे क्या होते हैं? अनकंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा लार्जर सोसाइटल फोर्सेज जो हमारे होते हैं उस पर हमारा इफेक्ट करता है, मतलब सोसाइटी पे तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन ये लार्ज लेवल पे आपका इफेक्ट करता है। इसमें आपके क्या क्या आ जाएंगे? कंपनी का जो ये जो माइक्रो एनवायरनमेंट है उसको तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्निकल, पॉलिटिकल और हमारे जो कल्चरल फोर्सेज है उन सबको भी अफेक्ट करता है। इससे आपकी जो कंपनी की जो कैपेसिटी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, वो भी आपका अफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि माइक्रो में क्या क्या आएगा और मैक्रो में क्या क्या आएगा, इंटरनल में क्या क्या आएगा और एक्सटर्नल में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें हम जो वो मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट रेफर्स टू द ब्रॉडर कंडीशन ऑफ इकोनॉमी एज द अपोजिट ऑफ स्पेसिफिक मार्केट। ये स्पेसिफिक मार्केट को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया जाता है। इसमें जो चीज़ें हैं वो आपके क्या क्या बनाई जाती हैं? पूरी एंटायर मार्केट को कवर करके ये चीज़ें हमारी बनाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट है वो हमारा जीडीपी है, फिजिकल फिजिकल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इन्फ्लेशन है, एम्प्लॉयमेंट रेट्स है, कंज्यूमर स्पेंडिंग है, इन सब चीज़ों से हमारा स्पेंड करता है, या इन सब चीज़ों के ऊपर हमारा डिपेंड करता है। अब मान लो मार्केट में हमारी जीडीपी डाउन हो रही है, हमारी फिजिकल पॉलिसी क्या है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या है, मार्केट में हमारा जो कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग पैटर्न है वो हमारा क्या है, हमारी जो ओवरऑल जो इनकम है कस्टमर की वो इनकम हमारी क्या है, हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो इस तरीके से ये जो सारा एनवायरनमेंट है उस पर इफेक्ट करता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि मतलब हमारा जो थिंग्स
जो हमारा स्पेंडिंग, बोरोइंग और इन्वेस्टिंग, इससे हमारा जो कंपनी कितना अमाउंट स्पेंड करेगी, कितना अमाउंट आपका बोरो करेगी, कितना अमाउंट आपका जो वो इन्वेस्ट करेगी, तो इन सब चीज़ों से आपका इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इससे आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें आपका चेंज हो जाएगा। इसके साथ साथ मतलब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कंपनी कितना अमाउंट आपका स्पेंड करेगी, कितना अमाउंट आपका सेव करेगी, कितना आपका डिसीजन लेगी, कहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट करेगी, कहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो ये आपका जो मैक्रो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए कंपनी इस तरीके की डिसीजन अपना लेती है। ओके, तो इसमें आपका इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, नेचुरल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ग्लोबल फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स आपके जो वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स को आपको वन बाय वन जो वो एक एक चीज़ को स्टडी करना है, ताकि जो वो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ओके, तो ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट है इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि ये सारे फैक्टर्स आपके इसमें आ जाएंगे। ओके, तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ठीक है, इसमें आपका P स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड फॉर इकोनॉमिकल, S स्टैंड फॉर सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके जो इसमें आ जाती हैं। तो ये क्या कहता है, P आपका जो पॉलिटिकल है उसमें क्या क्या आएगा, एनवायरमेंटल में क्या क्या आएगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ में क्या आएगा, सोशल में क्या आएगा, टेक्नोलॉजिकल में क्या आएगा, एनवायरमेंटल में क्या आएगा, और आपका लीगल में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि आपका जो पेस्टल है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो पहले जो वो कुछ लोगों ने इसको स्टेप के नाम से भी फेमस किया था, और कुछ लोगों ने इसको पेस्ट के नाम से भी फेमस किया था। ठीक है, तो ये आगे पीछे इन्हीं वर्ड्स को जो है वो इन्होंने जंबल करके इन्होंने आगे उसको कंटिन्यू करा था। तो देखो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपका क्या होता है, इसमें हमें जो वो पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी जो पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो कैसी है। अगर हमारी पॉलिटिक्स जो वो आपकी चेंज होती रहेगी और इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है, अगर ये आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो हमारी जो कंट्री है उसकी जो ग्रोथ है उसका तो क्या ही कहना। ठीक है, ये जो बीजेपी बनाएगी वो अपने हिसाब से पॉलिसी बनाएगी, कल को मान लो आम आदमी की पार्टी आ जाती है तो कल को वो अपनी तरीके से पॉलिसी बनाएगी, उसके बाद अगर मान लो कांग्रेस आ जाती है तो कहती है ये सब पागल हैं। ठीक है, आप हमारे हिसाब से चलो। कल को मान लो कोई और आपकी पार्टी आ जाती है या इनमें लड़ाई झगड़ा चलता है तो उससे हमारी जो इकोनॉमी है, उसकी जो ग्रोथ है, उस पर हमारा इम्पैक्ट पड़ता है। इससे हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, करप्शन लेवल क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, टैक्स पॉलिसी क्या है, लेबर लॉज क्या है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आपकी कैसी कैसी हैं। तो इन सब में पॉलिटिकल पार्टीज का आपका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज का आप इन्फ्लुएंस देखोगे तो इन सब चीज़ों से उसका फ़र्क पड़ने वाला है। तो वो देखेगा कि भाई हमारा जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके से इस पर पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, करप्शन कैसा है। देखो, सिस्टम में जब तक करप्शन रहेगा तब तक कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट एक काम करना चाहती है लेकिन एक बंदा जो काम करना चाहता है लेकिन 10 बंदे उसकी टांग खींचने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम नहीं चलेगा। अब आप ये सोचो कि जैसे बीजेपी गवर्नमेंट कहती है भाई हम करप्शन फ्री करेंगे या करप्शन को हम जड़ से खत्म करेंगे, तो ऐसा देखो नहीं है। इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो सारी चीज़ें, मतलब जो है ये करप्शन जो है वो हमारा नीचे लेवल तक हमारा पूरा फैला हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक। अब उसमें जो बंदा फंस जाता है वो आपका जो है आप आगे जो वो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब क्या है कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट है, वो आपकी गवर्नमेंट ऑफिस की अगर आप बात करोगे तो उसमें आपके परफॉर्मेंस नहीं, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पर्सन जो वो आपके काम करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, काम को करवाने के लिए अपना पैसा दिया, काम करवाया कि भाई साहब चाय पानी के पैसे ले लो। ठीक है, अब वो लोग जो हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत चाय पानी के पैसे के चक्कर में या जो अपना जो ऊपर का जो पैसा आता है उसको लेके लोग जो काम करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो सिस्टम है उसमें आपके फ्लॉ हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे लॉ बनाती है कि भाई करप्शन करना, पैसे देना, ब्राइब देना और लेना दोनों ही गलत है। अगर आप किसी को ब्राइब देते हो तो आप भी गलत हो, अगर कोई ब्राइब लेता है तो वो भी गलत है। तो ठीक है भाई, गवर्नमेंट लॉ बनाती है लेकिन उस लॉ को इम्प्लीमेंट किसके ऊपर किया जाता है? हम जैसे लोगों के ऊपर किया जाता है। अगर हम लोग अपने अपने लेवल पे सही हो जाएंगे, नीचे से जो चीज़ें ठीक होंगे तो ऊपर तक अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको
एक बहुत तगड़ा सपोर्ट आपको चाहिए। ठीक है, तो हम जो पॉलिसीज हैं वो कैसे बनाते हैं, हम जो टैक्स है वो किस तरीके से बनाते हैं, टैक्स स्ट्रक्चर हमारा क्या है, तो इन सब चीज़ों से हमारा इफेक्ट करेगा। इसके साथ साथ हमारे जो लेबर लॉज हैं उनको लेके क्या क्या हमने कानून बनाए हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी पॉलिटिकल जो सपोर्ट है वो इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, एक हम बात करेंगे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट की। तो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, एक्सचेंज रेट हमारा क्या है, इंटरेस्ट रेट हमारा क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है कि हमारी जो इनकम जो है आपकी खर्च करने के लिए जो अवेलेबल होती है उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम में से आप डायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो तो वो आपका डिस्पोजेबल इनकम आपका आ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट आपका लेवल क्या है, एक इकोनॉमी में जितनी हमारी एम्प्लॉयमेंट रहेगी, जितना हमारा इन्वेस्टमेंट पैटर्न रहेगा, तो वो सब चीज़ें आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, इन्फ्लेशन, मार्केट रेट, इंटरेस्ट रेट, वो सारी चीज़ें मतलब जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। इसके साथ साथ आता है आपका सोशल। सोशल में आपका क्या क्या आ जाएगा, आपकी जो पॉपुलेशन है, आपका ग्रोथ रेट है, आपकी एज, आपका डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, आपकी जो सेफ्टी है वो क्या है, आपकी जो हेल्थ कॉन्शियस आप कितने हो, लाइफ स्टाइल कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ कैसी है, कल्चरल बैरियर्स कैसे हैं आपके। ठीक है, आपका जो सोशल इंटरेक्शन है वो कैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके जो किस में आ जाती है, कल्चर और सोशल क्लास में। आपका सोशल ग्रुप और सोशल क्लास, आपकी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, वो सारे आपके इसमें आ जाएंगे। इसके बाद आता है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि इसमें आपका जो इनोवेशन आपका क्या है, ऑटोमेटिक आपका क्या है, जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आजकल लोग काम ले रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी जैसे टेस्टिंग है, उनका रिजल्ट आपको जो मशीन्स आपको देती हैं, जैसे ब्लड टेस्ट है उसकी रिपोर्ट आपकी मशीन्स देती हैं। तो आपकी कंपनी भी आपको जो रोबोटिक जो काम है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो दिस इज द टेक्निकल एडवांसमेंट, टेक्निकल इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेक्निकल इंसेंटिव्स आपके क्या हैं, आपकी नई नई इनोवेशंस क्या क्या आ रही है, ऑटोमेटिक आपका ऑटोमेशन में कितना आपका फोकस जा रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपका क्या फोकस है। ठीक है, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में आपका कितना आ रहा है, आपको टेक्निकल जो अवेयरनेस है वो कितनी है, आपकी टेक्निकलिटी कैसी है, आपके जो स्किल्स हैं वो कैसे हैं, आपके टेक्निकल स्किल्स कैसे हैं, अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी ले ली उसको यूज़ कैसे करना है, उसको इम्प्रूव कैसे करना है, आपने जो टेक्निकल स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करना, आप सॉफ्टवेयर को कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, सॉफ्टवेयर बनाना, उसको अपग्रेड करना, उसको टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस करना, तो ये सारी चीज़ें मतलब आपकी टेक्निकल एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। एनवायरनमेंट में मतलब जो है एनवायरमेंटल जो चीज़ें हैं, इकोलॉजिकल जिसको हम कह देंगे। ठीक है, तो इसमें आपका वेदर है, क्लाइमेट है, एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं, आपका क्लाइमेट चेंज है, आपका प्रेशर फ्रॉम एनजीओज है। आजकल आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज़ों पे आपका फोकस करती है कि भाई आपको जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ग्रीन डी वगैरह को, और इको फ्रेंडली मतलब आपकी जो चीज़ें हैं, जैसे आपका जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपके आ गए, फ्यूल्स को आप सेव करो, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से आप बचाओ, ग्लोबल वार्मिंग है आपका। ठीक है, इको फ्रेंडली आपके प्रोडक्ट हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली आपके प्रोडक्ट हैं, जैसे प्लास्टिक को बैन कर दिया। ठीक है, तो बहुत सारी मतलब गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट्स लगाती है आपके, बट हम लोग को भी ये सारे एफर्ट्स लगाने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो किस में आ जाती हैं, एनवायरमेंटल जो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आपके आ जाएंगे। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एल स्टैंड फॉर लीगल। अब लीगल में क्या क्या चीज़ें आपके आएंगी, लीगल में जितने भी लीगल रिलेटेड टू लॉ, मतलब यहाँ पर आपका जो लॉ है वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। तो इसमें हमारा जो कंज्यूमर को लेके क्या लॉ है, आपके कॉपीराइट है, पेटेंट है, और आपका जो हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज हैं हमारे, तो उसमें जितने भी हमारे लॉ बन रहे हैं, चाहे वो कंपनीज को लेके बन रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल को लेके बन रहे हैं, चाहे वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, यानी आपका जो पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। ठीक है, आपके कंज्यूमर की प्रोटेक्शन को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, एंटी ट्रस्ट लॉ को लेके, डिस्क्रिमिनेशन लॉ को लेके। ठीक है, आपके कंज्यूमर को लेके बहुत सारे हमारे लॉ बनते हैं, कानून हमारे जो बनते हैं, तो जितने भी हमारे लॉ वगैरह होते हैं वो सब हमारे किस में आ जाएंगे, लीगल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें किस में आएंगी, कौन सी चीज़ें आपकी किस में आएंगी। ये सब मैंने आपको क्यों बताया है, ये सब मैंने इसलिए बताया है कि कई बार आपको जैसे 4 चीज़ें दे देता है आपको, ठीक है, और 4 चीज़ें देने के बाद आपको बोल देगा कि भाई इसमें से आपको क्या करना है। जैसे आपको यहाँ पर दे दिए पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, और आपको बोल दिया कि भाई 4 चीज़ें यहाँ पर दे दी, और बोल दिया आपस में इनको मैच करो कि भाई कौन सी जो चीज़ें हैं वो किससे मैच करेंगी। तो इनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई इस तरीके की चीज़ें अगर एग्जाम में आपके आती हैं तो उसमें कौन सा आपका, जैसे आपको लेवल ऑफ इनोवेशन दे दिया, ठीक है,
आपका कैरियर एटीट्यूड आपका दे दिया, इंटरेस्ट रेट आपका दे दिया, और आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी दे दिया आपको। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका पॉलिटिकल में कौन सा आएगा, आपका एक जो इकोनॉमिकल आपका एनवायरनमेंट है उसमें कौन सा आएगा, सोशल में क्या आएगा, टेक्नोलॉजिकल में क्या आएगा, और इकोलॉजिकल में क्या आएगा आपका, और आपका जो लीगल है उसमें क्या क्या चीज़ें आपके आने वाली हैं। तो इससे रिलेटेड कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है, या वो पूछ लेगा कि भाई इनमें से कौन सी चीज़ आपकी जो पॉलिटिकल में नहीं आएगी, कौन सी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल में नहीं आएंगे, कौन सी चीज़ें लीगल में नहीं आएंगे, कौन सी चीज़ें सोशल में नहीं आएंगी। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में और डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में आपको जो कई सारी जो चीज़ें हैं उसमें से आता है। क्या कहता है, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या कहता है कि जो हमारा कंट्री टू कंट्री हमारा जो चीज़ें हैं वो उसमें डिपेंड करता है। इसमें 3 फैक्टर्स हमारे आते हैं, कौन कौन सा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी सिस्टम। ये हमारा जितना भी जो एक हमारा जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है, एक जो उसको इम्प्लीमेंट करवाती है, एक हमारा जुडिशियल बॉडी होती है, ये सब हमारा जो वो इन सब में हमारा जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो हमारा कंसिस्ट करता है कि भाई हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो हमारा क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो हमारा किस तरीके का है, हमारी जो रूल्स वगैरह जो बनते हैं वो किस तरीके से बनेंगे, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका इन्फ्लुएंस कैसा है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो हमारा कैसा है। तो इसमें हमारा जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो हमारा डिपेंड करता है किस पे, पॉलिटिकल बिलीव्स पे और आइडियोलॉजिकल पे। जैसे आपका बीजेपी पार्टी है तो ठीक है, बीजेपी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, कांग्रेस है उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, और आम आदमी पार्टी है उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, समाजवादी पार्टी है उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। तो जो लोग उसमें बैठे हैं, जो कंपनी की आइडियोलॉजी है उसी के हिसाब से चीज़ें बनाई जाएंगी। अब हो सकता है कि एक कंपनी ये बोले कि दिस इज़ द राइट, और दूसरी कंपनी मतलब जो है दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आपको बोले कि भाई दिस इज़ द रॉन्ग, ठीक है। अब जैसे मान लो जीएसटी जब मार्केट में आया था तो उस टाइम पे पहले ये फेवर किया गया था कि वो जीएसटी जो है हमारे लिए सब जो है वो बेकार है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे विपक्ष वालों ने ये बोला था कि नहीं, जीएसटी जो मार्केट में ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन वही जो चीज़ें हैं आज मार्केट में इंप्लीमेंट हो रही हैं तो उसको जो है एक नए तरीके से पेश किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती है किस पे, हमारी आइडियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती हैं कि हमारा जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो क्या है इसके पीछे, और किस तरीके से हमने अपना काम किया है। तो ये इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, उनकी पावर कैसी है और आपका जो स्टेट और सेंट्रल लेवल पे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। अब इसमें ये बहुत इन्फ्लुएंस रहता है आपका, जैसे मतलब सेंट्रल में किसकी पावर है, किसकी गवर्नमेंट है, और स्टेट में किसकी गवर्नमेंट है। अगर सेंट्रल की गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे तो जिसकी सेंट्रल में गवर्नमेंट रहेगी उसकी जो इन्फ्लुएंसिंग पावर है वो ज़्यादा रहेगी, स्टेट में जो गवर्नमेंट रहेगी उसकी पावर जो आपकी कम है, ठीक है। अगर मान लो सेंटर और स्टेट दोनों में आपकी सेम पार्टी है तो वहाँ पे उनकी इन्फ्लुएंसिंग पावर आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो वो आपका कंट्री टू कंट्री आपका डिपेंड करता है। जैसे कोरिया है वहाँ पे अपना एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। अगर हम उसकी बात करते हैं, इंडिया की बात करें तो इंडिया का अपनी कंडीशन है, चाइना की अपनी कंडीशन है, और यूएसए की अपनी कंडीशन है। तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी कंडीशन रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज आपकी जो सब चीज़ें आपके अलग अलग रहती हैं। लीगल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द रूल्स, लॉ, रेगुलेशंस एंड जजमेंट जो है वो हमारी फंक्शनिंग हमारी कैसी रहती है। तो इसमें हमारा जो टैक्स लॉ है, जो बजट वगैरह है, हम कितना बजट करेंगे, हमारी जो स्टेबल पॉलिसीज़ हैं, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सब हमारी इसमें आ जाती हैं कि भाई हमारा जो स्टेबिलिटी है वो कैसी है, कितने टाइम तक वो स्टेबल रहती है। अगर हर साल गवर्नमेंट बदलती रहेगी तो फंक्शनिंग में हमारा बहुत इफेक्ट करेगा कि इस साल जो गवर्नमेंट आई थी उसने अलग पॉलिसी बनाई थी, अगली बार जो गवर्नमेंट आने वाली है वो आपको अलग पॉलिसी बनाने वाली है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं उसका इम्प्लीमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी किस में आने वाली हैं, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट में आपकी आने वाली। लीगल मतलब लॉ, और लॉ कौन बनाएगा, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो पार्टीज हमारी बैठी हैं तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपके क्या करेंगे, लॉ बनाएंगे, ठीक है। तो जुडिशियल सिस्टम हमारा कैसा है वो हमारा हेल्प करेगा, और हमारा जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वो हमारा हेल्प करेगा, लेजिस्लेशन सिस्टम है वो हमारा हेल्प करेगा कि किस तरीके से आपको काम करना है, राइट। ओके, हम बात करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट की कि नेचुरल एनवायरनमेंट हमारा क्या होता है। ये हमारा जो वो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, क्योंकि इस पे आपका जो ये जो चीज़ें हैं उस पे आपका कंट्रोल गवर्नमेंट का या हमारे कोई भी पर्सन है, आपका इंडिविजुअल की बात करें या कंपनी की बात करें तो इस पे कोई कंट्रोल आपका
नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें हमारे बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारा सीजन, मतलब सीजन को लेके, रेनिंग को लेके, हमारे फ्लड को लेके, फूड्स को लेके, अर्थक्वेक को लेके, नेचुरल कैलेमिटीज को लेके, तो जो हमारी कई सारी चीज़ें हमारी इसमें आती रहती हैं, तो वो सब चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट में। आप अच्छी खासा काम कर रहे थे, एकदम से ही आपकी जो है कोई नेचुरल डिजास्टर आपकी हो गई, तो उसके लिए आपने प्लान नहीं किया था, वो चीज़ आपको बता के नहीं आई थी, अर्थक्वेक आ गया या सुनामी आ गई या और कोई नेचुरल कैलेमिटीज आपकी आ गई, फ्लड आ गया, रेनी हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रॉट पड़ गया आपका, तो उस उन सब चीज़ों से आपका जो फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई, तो बहुत सारे बिजनेस है जो इससे हमारे इफेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है रेनिंग है, फ्लड है, जो हमारे नेचुरल कॉजेस की वजह से होते हैं, नेचर की वजह से आपका रहते हैं। ठीक है, उसको हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे वो करना है, वो सारा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है वो सारे एलिमेंट हमारे आ जाएंगे, जैसे जो है वो इसमें हमारा कई सारा लॉस जो है इनकी वजह से हमारे बिजनेस में हो जाता है। अब जैसे मान लो जो आपकी कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, अब ज़्यादा गर्मी पड़ी नहीं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, कंपनी ने कुछ और प्लान बना लिया था लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, कंपनी ने सोचा कि भाई जुलाई में जाके जो मौसम है थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, तो हम इस तरीके से डिमांड को एस्टिमेट कर लेते हैं। अब लेकिन मौसम जो आपका चेंज हुआ, वो आपका चेंज हुआ सितंबर अक्टूबर के बाद, तो कंपनी के लिए एक मतलब जो काफ़ी सारी जो प्रिडिक्शन है वो आपकी चेंज हो जाती है, या आपका जो रेनी सीजन है वो पहले स्टार्ट हो गया, या कंपनी ने जब जितना प्लान करा था उसके हिसाब से जो चीज़ें हैं वो नहीं हुई। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और एक्सटर्नल में भी किस में आ जाएंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को हम ग्लोबल एनवायरनमेंट भी बोल देते हैं। देखो, जब आपका एलपीजी आपका आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आया, तो उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमारा आया। ठीक है, तो कई बार ये पूछ लेता है कि भाई एलपीजी हमारा क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब ये था कि भाई आप थोड़े से लिबरल हो गए, आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको थोड़ा सा, जो वो अननेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आपने रिमूव कर दिया, और आपने ये देख लिया कि भाई कोई भी जो टर्म्स एंड कंडीशन है जो अननेसेसरी है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो आपने हटा दिया। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लिबरल। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है ओनरशिप पैटर्न से। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया, अपना जो पैटर्न है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, और अपना जो कंट्रोल है, अपना जो सिस्टम है उसको इन्होंने जो वो कम कर दिया। तो पहले जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था वो ज़्यादा उस पर था, ज़्यादा यूनिट्स पे था, लेकिन अब उन्होंने जो वो अपने आधे से ज़्यादा सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर आपको अलाउ कर दिया, और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ से इन्होंने कम कर दिया, अपनी जो होल्डिंग है, अपना जो कंट्रोल है वो इन्होंने कम कर दिया है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में अटैच करना। ठीक है, तो जब से हमारा जो ग्लोबल आपकी चीज़ें आई, जब ग्लोबल चीज़ें आई, तो हमारा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो हमारा चीज़ों में आ गया। अब देखो क्या है कि जब आप डोमेस्टिक में रह रहे थे तो आपके अलग सिनेरियो था, लेकिन जैसे ही आप इंटरनेशनल मार्केट में आप जाते हो, इंटरनेशनल मार्केट में जैसे ही आप एंट्री करोगे, तो वहाँ पे आपको कई सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, एफडीआई है, इन्फ्लेशन रेट है, एक्सचेंज रेट है, वहाँ का पॉलिटिकल, हर एक कंट्री का जितना आप एनवायरनमेंट में स्टडी करोगे, मतलब आप जितनी कंट्री में आप डील करोगे सबके एनवायरनमेंट को आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन कौन सी चीज़ें आपकी किस किस तरीके से काम कर रही हैं, तो वहाँ पर उन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ हमारी इंटरनेशनल बॉडी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, आपके लाइक आपका WTO है, MF है, IMF है, आपका वर्ल्ड बैंक है, सार्क है, G20 है, और आपका नाफ्ता है, साफ्ता है, तो ये आपके इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं। आपके अंग इसमें आपकी एक बॉडी है, आपकी अंगटेड है। ठीक है, तो बहुत सारी मतलब जो है चीज़ें हैं जो कि हमारी इसमें काम कर रही हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से मतलब जो है आपका इन सब चीज़ों में ये जो बॉडी है वो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं। ठीक है, तो वो हमारा इसमें आ जाता है। ठीक है, जैसे आपका ILO है आपका। ठीक है, तो बहुत सारी जो है इस लेवल पे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारा काम करता है। इंटरनेशनल बॉडी को लेके बहुत सारी हमारी जो है फाइनेंस को लेके या अदर चीज़ों को लेके हमारी कई सारी कमिटमेंट्स हमारी आती हैं कि भाई इस कंट्री ने ये कर दिया, इस कंट्री ने ये कर दिया, इस कंट्री ने ये करा। इन सब का एक बॉडी है, जैसे WHO का रोल हमने देखा था कोरोना के टाइम पे कि भाई WHO ने किस तरीके से अपना जो रोल है वो परफॉर्म किया। एक वर्ल्ड वाइड जो है हमारा इससे इफ़ेक्ट था, तो कैसे
कोविड से इन्होंने प्रोटेक्ट किया या कंडीशन जो है उसको थोड़ा सा रिकवर किया, कैसे इन्होंने पॉलिसी बनाई, तो उन सब का रोल हमने वहाँ पर देखा। तो इन सब का हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब जैसे WHO ने बोल दिया कि भाई आपको वैक्सीनेशन आपको करवाना पड़ेगा, उसमें आपको जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको आपको वैक्सीनेशन आपको करवाना पड़ेगा। अब आप कैसे करवाते हो, ये आप लोग देखो कि भाई आपके जो ऑफिस है उसमें कैंप खोलना है या आप अपने ऑफिस के स्टाफ को कहीं दूसरी जगह से वैक्सीनेट करवाओगे, तो ये सब चीज़ें आपकी जो इसमें आ जाती हैं। तो ये हम जो भी हम इंटरनेशनल मार्केट में हम स्टैंड करते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको पहले इनके अकॉर्डिंगली जो चीज़ें हैं, इनका जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और अंडरस्टैंड करने के बाद इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप उसको जो है इन्फ्लुएंस करोगे। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगी, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पे आ जाएंगी। उसके बाद है आपका इकोलॉजिकल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। आपका इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट आपका क्या होता है। इकोलॉजिकल और फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि जिसमें हमारा जो है जैसे ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट को लेके, कि मतलब हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमारी बढ़ रही है, हम जितने भी पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट वगैरह जो हम यूज़ कर रहे हैं, पॉल्यूशन हम जितने इफ़ेक्टिव वेज हम यूज़ कर रहे हैं पॉल्यूशन को इंक्रीज़ करने के लिए, उन सब से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसकी वजह से भी हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर फ़र्क पड़ रहा है। हमारी जो रेनी सीज़न है उस पर फ़र्क पड़ रहा है, हमारे हॉटनेस, कोल्डनेस, इन सब चीज़ों पर हमारा जो एनवायरनमेंट का जो वेदर है और उसकी जो ग्लोबल वार्मिंग है, इन सब चीज़ों पे हमारा फ़र्क देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो हमारा अफेक्ट आपका होता है। तो जैसे कुछ रीज़न हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, कुछ रीज़न ऐसे होते हैं जहाँ पे रेनफॉल होती ही नहीं है या बहुत कम ना के बराबर होती है। तो इसमें हमारा जो है इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। जैसे कई जगह पे आपने सुना होगा कि वहाँ बाढ़ आ गई, आपको लगता है यार हमारे इलाके में तो कुछ पानी भी नहीं है, ज़रा सी बारिश की बूंदें भी नहीं है। तो ये हमारा जो है इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। हम जितनी पेड़ों को काट रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, अपनी जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ बढ़ रही है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी ग्रोथ हमारी बढ़ रही है, तो वो सब कहाँ पर लगेंगे, आपकी इसी धरती पे लगेंगे। तो उन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेड़ काटने पड़ेंगे और ज़मीन हमें खाली करनी पड़ेंगी, उसको फैक्ट्रीज हमें लगानी पड़ेंगी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आपको बनानी पड़ेंगी, उसमें AC भी लगेंगे, और आपके जो रेफ्रिजरेटर हैं उनका भी यूज़ होगा, और हमारे मल्टीपल अप्लाइंसेज हैं उनको यूज़ किया जाएगा, जनरेटर वगैरह का भी यूज़ होगा, हीट अप्लाइंसेज हैं उनका भी यूज़ किया जाएगा। तो उन सबसे क्या है, हमारा एनवायरनमेंट अफेक्ट होगा। तो जब एनवायरनमेंट आपका अफेक्ट होगा तो उससे हमारा जो रॉ मटेरियल वगैरह है उससे भी आपका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे हमारी जो वेदर कंडीशन है, आपका जोग्राफिकल आपका लोकेशन है, क्लाइमेट चेंजेस आपके हो रहे हैं, आपके इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको जो वो एनवायरनमेंट मैक्रो लेवल पे आपको जो एनवायरनमेंट है वो आपको देखने को मिलता है। इसके बाद सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, इसमें आपका जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, वो चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। जैसे कल्चर में नया नया आपका ट्रेंड चल रहा है, नई नई चीज़ें आपकी चल रही हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक नया ट्रेंड आपका चला है कि जैसे मार्केट में लोग जो है वो बिज़नेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब आप जॉब करने से बेटर है कि भाई आप जो बिज़नेस पे लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कि कई सारी जो चीज़ें हैं वो उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि भाई हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें नया नया ट्रेंड हमारा चल रहा है, नई नई सोसाइटी में नया नया कल्चर, नए नए आइडियोलॉजी, लोगों की तरीके, बात करने के तरीके, सेंस करने के तरीके, इंटरेक्ट करने के तरीके। अब आजकल आप देख रहे हो कि भाई लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज़्यादा कनेक्टेड लोग रहते हैं, कोई भी हल्की सी जो छोटी चीज़ें रहती हैं उसको सोशल मीडिया पे पहले उसको अपडेट किया जाता है। सोशल मीडिया के थ्रू ही हमें पता चलता है कि भाई आज इसने ये बोल दिया, आज उसने इसको ये बोल दिया, आज मोदी जी ने ये कर दिया, आज उसने ये कर दिया, आज उसने ये बोल दिया। तो आधे से ज़्यादा जो हमारी जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर है, और आपका व्हाट्सअप है, फेसबुक है, याहू है, ऑरकुट है, तो बहुत सारी जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उसके थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो यहाँ पर हमारा जो एक नया ट्रेंड जो चला है वो चीज़ें हमारी यहाँ पर इसमें आ जाती हैं। अब सोसाइटी क्या सोचती है, कल्चर क्या सोचता है, इससे हमारा बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। लोगों का ट्रेंड, लोगों का फैशन, सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, इंटरेक्ट करने का तरीका, आप कैसे उस पर जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का तरीका, तो इन सब चीज़ों तरीके के हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है उस पर फ़र्क
पड़ता है, हमारा एज क्या है और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरीके का है, हमारा जो फैमिली का जो पैटर्न है वो हमारा क्या है। तो इन सब चीज़ों पे आपका फ़र्क देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर आप देखो तो अगर आजकल की हम बात करें तो एक नया पैटर्न हमारा चल गया है कि पहले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे एक बार आपके रिटायर हो जाएं तो वो आराम से घर बैठ जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब उनको बस ये रहता है कि भाई आफ्टर 60 व्हाट वी विल डू। तो वो नए नए तरीके नई नई चीज़ों को सोचने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई हमारे पास एक ऑप्शन है कि भाई हम दोबारा से रीजॉइन कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो 60 के रिटायर होने के बाद दोबारा से अपना जो बिजनेस है, अपनी जो चीज़ें हैं उसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये एक नया ट्रेंड आपका हो गया, लोग जल्दी से रिटायर नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, उनको ये लगता है कि भाई अगर हम रिटायर हो जाते हैं तो इसके साथ साथ हमारी जो हेल्थ कंडीशन है वो भी रिटायर हो जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट हमें पेंशन देगी, वो पैसा हमारी हेल्थ पे लगेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा टाइम टेबल सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ठीक है भाई, चाहिए चीज़ें जो आपकी थोड़ी सी नॉर्मल इसमें आ जाती हैं। तो हमारा सोसाइटी में कल्चर और एक नया ट्रेंड हमारा क्या चल रहा है वो सब हमारा किस में आ जाएगा, सोशल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। अब जैसे क्या है, लोग हमारा जो है हिंदू मुस्लिम के लोग थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, नेशनैलिटी को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। ठीक है, और जैसे बहुत सारे कल्चरल इश्यूज आपके हैं। ठीक है, और उसमें हमारे रीजनल इश्यूज भी आपके इंक्लूड कर लिए जाएंगे इसमें। और उसमें हमारा जो है बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप देखोगे सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर, हमारी बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड में देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हमारे क्या क्या चीज़ें रहेंगी, आपका जितना भी टेक्निकल एनवायरनमेंट है, जितनी भी हमारी, क्योंकि देखो आजकल हम जो जी रहे हैं वो किस में जी रहे हैं, टेक्निकल दुनिया में जी रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी के युग में हम लोग जी रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे रहता है। देखो आज से अगर हम 2-3 साल पहले भी देखें, कोरोना से पहले की देखें, तो उस टाइम की चीज़ें देखो और आज के टाइम में चीज़ें देखो। पहले क्या था, लोग मतलब जो है वो पैसे ले लेके घूमते थे। अब आजकल क्या है, 2 रुपये की भी जो पेमेंट है वो आप गूगल पे, फोन पे और इन सब चीज़ों से पेमेंट कर देते हो। मतलब एक छोटे से छोटा, मतलब सब्जी वाले से लेके, मतलब आप बड़ी से बड़ी दुकान में भी चले जाओ तो उसमें भी आपको जो QR कोड वगैरह, स्कैनर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी मिल जाएंगी। तो आप जाते ही उससे पूछोगे भैया फ़ोन पे ले लोगे, भैया पेटीएम ले लोगे, भैया ये चीज़ ले लोगे। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपके टेक्निकल एनवायरनमेंट में आपकी चीज़ें आ गई हैं। आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत कैश जो वो कैरी करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है जैसे जैसे हमारी टेक्निकल एडवांसमेंट हमारी आएगी, टेक्नोलॉजी हमारी चेंज होगी, तो हमारे बिजनेस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपको जो बिजनेस है अपना ऑनलाइन लेकर आना पड़ेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको आना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। अगर आप देखो आजकल किसी भी पर्सन को नाम बताओगे तो वो क्या करेगा, झट से आपको जो वो आपके नाम से उस पर जो गूगल पे टाइप करेगा। कोई भी आप लोकेशन की बात करो तो सबसे पहले वो गूगल पे ट्राई करेगा। गूगल पे अवेलेबल, गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल होती है आपकी। तो वही चीज़ें मतलब जो, और कोई पर्सन आप ऐसा नहीं कह सकते जो डिजिटली कनेक्टेड नहीं होगा। तो इससे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे माइंड पे, हमारे बिजनेस पे, हमारी जो एनवायरनमेंट है उस पर हमारा इम्पैक्ट करता है। अब देखो नया पर्सन जो आ रहा है वो नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है। हर 6 महीने में आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, अपग्रेड आपको करना पड़ता है। तो टेक्निकल जो चीज़ें हैं उससे हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस तरीके से हम चीज़ों को कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का एनवायरनमेंट पे हमारा फ़र्क पड़ता है। तो इससे हम क्या देखते हैं कि भाई हमारा जो, अब देखो कंप्यूटर है और जो IT सर्विसेज है उसका हमारा इम्पैक्ट हमारा देखने को मिलता है। ठीक है, इससे हमारी जो नई नई टेक्निक्स हमारे आ रही है, नए नया मेथड्स हमारा आ रहा है, तो उससे हमें चीज़ों को देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमारा जो टेक्निकल डेवलपमेंट आपका है और आपका जो ह्यूज एडवांटेज मतलब जो है वो आपको चीज़ों को मिलेगा। पहले जो चीज़ें हैं वो आप मैनुअली आप परफॉर्म करते थे, लेकिन अब वही चीज़ें क्या हो गई हैं, टेक्निकल आपकी हो गई हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आप पहले बैंकिंग सिस्टम में देखें तो बैंक में आपके वही खाते होते थे, वही खातों में सारा आपका जो अकाउंट वगैरह आपका बनता था। जैसे राम का अकाउंट है, श्याम का अकाउंट है, गीता का अकाउंट है, मोहन का अकाउंट है, श्याम का अकाउंट है। ठीक है, तो इसमें ये सारे जो अकाउंट है पहले मैनुअली प्रिपेयर होते थे, कितना पैसा आपने निकाला, कितना पैसा आपने जो उसमें डिपॉजिट किया, तो वो सारे आपके बही खाते उसमें बन जाते थे। फिर हमारी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आया, टेक्नोलॉजी से हम जो किस में आ गए, कंप्यूटराइज्ड आपके हो गए। ठीक है, कंप्यूटराइज से जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी अपग्रेड हो गई। अब आप जो है वो अपने घर से ही मतलब आपके जो सारी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, इवन यू नीड नॉट टू विजिट टू द बैंक। ठीक है, तो आपको जो है ये सब क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी है, आप मिनटों में बैठे मतलब जो है सेकंड्स के हिसाब से जो फंड जो हुआ आपका एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर
कर सकते हो। ये सब क्या है, टेक्निकल एडवांसमेंट है। अगर आप देखें पहले मतलब जो चीज़ें हुआ करती थी, पहले ब्लैक बोर्ड होते थे आपके, ब्लैक बोर्ड से फिर आपके जो ग्रीन बोर्ड आए, ग्रीन बोर्ड से आपके वाइट बोर्ड आए, वाइट बोर्ड से आप डिजिटल बोर्ड आ गए, अब स्मार्ट बोर्ड आ गए, डिजिटल बोर्ड आ गए। तो ठीक है, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो आपकी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी जैसे जैसे नया नया पैटर्न चल रहा है, अब आप दोबारा से वाइट ब्लैक बोर्ड लगाओगे तो उसकी इतनी डिमांड मार्केट में नहीं रहेगी। तो जो एक बार आपकी टेक्निकल एडवांसमेंट आपकी आ गई है, अब आप फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस स्कैनर है, आपके बहुत सारे जो स्कैनर है वो आपके आ गए हैं, उसको देख के हम जो वो अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो जितना हमारा टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है एक फर्म के लिए, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये देखता है कि भाई हमारा सेम टाइम पे हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, और कैसे वो कंपनी जो वो हमारी नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, पुरानी टेक्नोलॉजी को हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मतलब आप कोडेक की बात करो तो कोडेक पहले वो कैमराज लेकर आया था खिचिक खिचिक वाले, उसमें सेल पड़ते थे और आपकी रील्स इंसर्ट होती थी आपकी। ठीक है, फिर उसमें हम नेगेटिव जो वो आपकी निकलती थी, पहले नेगेटिव को फिर आप डेवलप करवाते थे, तब आपकी जो फोटोज़ हैं वो आपकी आती थी। लेकिन अब क्या है, अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है, अब आपको सारी चीज़ें मतलब आपको डिजिटल DSLR और इन सब चीज़ों में आ जाती हैं। अब वो वाले कैमरेज आपके ख़त्म हो गए, तो नई नई टेक्नोलॉजी आपके मार्केट में आ गई। तो पहले क्या था आपका, जैसे 3 मशीनें होती थी, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर। ठीक है, अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो सब एक ही मशीन में आपकी आ गई हैं, तो उससे आपका पैसे भी बचते हैं और टेक्नोलॉजी भी आपकी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, रोटी मेकिंग आपकी मशीन आ गई है, सब्जी की जो मशीनें हैं वो आपकी आ गई हैं, बहुत सारी। आप डेली लाइफ में देखो बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो आप आधे से ज़्यादा काम तो हम मशीनों से करते हैं। ठीक है, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आपकी आ गई है, और बहुत सारी आप डेली लाइफ में आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी टेक्निकल एडवांसमेंट आपको मिल जाएंगी जो चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे बिजनेस पे आपका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और इससे जो कंडीशन है हमारी कंडीशन पे भी हमारा फर्क पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, जो इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। इकोनॉमी से मतलब कि जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, जो हमारी देश है, उस पर डिपेंड करेगा कि भाई हमारा जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो कैसा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा क्या कहता है, जितने भी हमारे इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट हमारे रहते हैं, जिससे हमारा कमर्शियल और जो हमारा कंज्यूमर कंप्लाइंसेज हैं उन सब पे हमारा इम्पैक्ट जो वो देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रहता है, इससे हमारा जो इकोनॉमी है, कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, मार्केट, फैशन, ये सब चीज़ें भी हमारी जो चेंज हो जाती हैं। तो कस्टमर क्या सोचता है, कैसे बात करता है, वो सब चीज़ें हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है, डायनेमिक रहता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे फैक्टर्स को आपको स्टडी करना पड़ता है, और डायनेमिक इसलिए कि मतलब ये एनवायरनमेंट आपका एक जैसा नहीं रहता है, टाइम टू टाइम आपका जो ये चीज़ें आपकी चेंज हो जाती हैं। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, चीज़ों को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो पॉलिसीज़ चेंज होंगी तो हमारा जो कंपोनेंट चेंज होगा, जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है उसकी पॉलिसी चेंज होती हैं, तो उसके हिसाब से जो वो आपका, जैसे ये हमारा चेंज इन पॉलिसी और पॉलिटिकल सिचुएशन, जैसे जैसे हमारी पॉलिसीज चेंज होगी, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होगी, हमारा जो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है वो भी हमारा चेंज होता चला जाएगा। तो उसके हिसाब से जैसे जैसे जो चीज़ें हैं वो हमारी इंसर्ट होती चली जाएंगी, और उसके हिसाब से हमारी जो एनवायरनमेंट है उसमें चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारी जो है वो ये देखा जाता है कि कंडीशन ऑफ द पब्लिक, कंडीशन ऑफ मार्केट कैसी है, एक हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो कैसी हैं, और एक हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसके कंपोनेंट में हमें देखने को मिलती हैं। ओके, तो इसमें हम देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंपनी की अगर हम बात करें, कि मतलब एक कंट्री की अगर हम बात करें, कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो इसमें क्या रहता है, हमारा जो भी एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन रहती है, तो उसको कैसे हमारा जो बिजनेस है वो इम्प्रूव करेगा, और कैसे एक बिजनेस जो है एक इकोनॉमी में सरवाइव करेगा, ये हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारा जो इनपुट और जो प्रोसेस लगाएगा, सबसे पहले वो क्या लगाएगा, इनपुट इनपुट लगाएगा। इनपुट को वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस से वो क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। अब वो कैसे जनरेट करता है, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हमारा जो इनपुट है वो उसने कैसा लगाया है, आउटपुट मतलब प्रोसेस कैसे किया है उसने, और हमारा जो आउटपुट है वो उसने कैसे
लगाया है। तो इस हिसाब से हम ये जो सारी चीज़ें हैं उनको एक कंपनी जो है वो ये देखती है कि भाई हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो बिजनेस है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमारा जो मार्केट है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहती है, ये हमारी फ्लक्स इन नेचर होती है, कीप ऑन चेंजिंग रहती है आपके। और इसके साथ साथ हमारा जो मार्केट है, मार्केट की जो कंडीशन है, कभी बूम रहती है, कभी डिप्रेशन रहता है, कभी इन्फ्लेशन रहता है, कभी रिकवरी रहती है। तो इस तरीके से हमारी जो मार्केट की जो कंडीशन रहती है वो हमारी अलग अलग रहती हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं मार्केट इज नेवर इन वन स्टेबल कंडीशन, इट ऑलवेज इन फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? डायनेमिक। ठीक है, और डायनेमिक मतलब कीप ऑन चेंजिंग। तो इफ देयर इज बूम इन द मार्केट देन ऑल द बिजनेस विल बेनिफिट फ्रॉम द फेवरेबल कंडीशन। जब मार्केट में कंडीशन आपकी फेवरेबल रहेंगी, मार्केट में बूम रहेगा तो सबको एडवांटेज मिलेगा। इन्फ्लेशन रहेगा तो वो भी सबको देखना पड़ेगा। अगर मार्केट में डिफ्लेशन रह रहा है, मार्केट शॉर्टफॉल हो रही है, तो उसमें आपका जो चीज़ें आपकी रहेंगी, इनकम विल बी हायर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी लो। नई कैपिटल आपकी अवेलेबल रहेगी तो इससे हमारा जो है ये चीज़ें आपकी इसमें आ जाती है। इससे अपोजिट है आपका बस्ट। जब मार्केट में बस्ट है, आपकी मार्केट में पैसा ही नहीं है, तो उस हिसाब से सब उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा, इंडिविजुअल पे पड़ेगा, कंपनी पे भी पड़ेगा, और इनको जो वो आगे हमें देखना पड़ेगा। तो इससे हमारा क्या होगा कि इनकम आपकी लो हो जाएगी। अगर आपका बस्ट रहता है मार्केट में तो इनकम आपकी लो हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाएगा, नई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं होगी मार्केट में। जब इंट्रोड्यूस नहीं होगी, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो कंजम्पशन नहीं होगी। ठीक है, लोगों की डिमांड नहीं होगी। जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगी। तो हमारा उससे जीडीपी पे सारा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारा जो बहुत सारी हम हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारी आई थी 1991 में, बहुत सारे हमारे चेंजेस आए। तो इससे हमारा जो इकोनॉमिकल कंडीशन हमारी जो थी, मार्केट की जो कंडीशन थी वो हमने देखी। यहाँ पे क्या देखा वो हमने, जैसे गवर्नमेंट डिक्रीज द नंबर ऑफ एंटरप्राइज बिलो द मैंडेटरी लाइसेंसिंग टू द सिक। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि हमारा जो थोड़ी सी लिबरल हो गए थे, गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग के लिए थोड़ा सा लिबरल हो गई गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ऐसा है, इन इन इंडस्ट्रीज को अगर आप सेटअप करते हो तो इनके लिए लाइसेंस लेने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। इन सब चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसका इम्पैक्ट हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उस पर हमारा पड़ा। हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लग गए, फॉरेन कैपिटल आपको अलाउ हो गई, ठीक है, और टेक्नोलॉजी आपको अलाउ हो गई, यहाँ से आप बाहर जाने लग गए, तो उसका हमारा बिजनेस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, तो आपका जैसे गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है सिवाय इन 6 इंडस्ट्री को छोड़ के। अब आपका अगर आपका नाम उस 6 इंडस्ट्री में नहीं आता है तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली उस पर वो कर सकते हो। तो पहले क्या था, आप नई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तब भी आपको लाइसेंस लेना है, पुरानी को एग्जिस्टिंग को आप इनहेंस कर रहे हो तब भी आपको वो चाहिए। ठीक है, एडिशनल कैपेसिटी आप ऐड कर रहे हो तब भी आपको चाहिए, लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको। तो ये कई सारी अननेसेसरी कंडीशन थी। अब क्या है, अब एक बार आप लाइसेंस ले लो, उसमें आपकी जो चीज़ें हैं उसमें आपको एडिशनल कैपेसिटी अगर आप इंक्रीज करते हो, पहले आपका क्या था कि 10,000 यूनिट बनाओगे, ये लाइसेंस आपका 10,000 तक ही वैलिड है, 10,000 से ऊपर बनाया तो आपको अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करो, तो उसमें बहुत टाइम लगता था, टाइम वेस्टिंग आपका चीज़ें रहती थी। ठीक है, मैनी ऑफ द बिजनेस हेल्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडर द इनिशियल पॉलिसी were justified. The purpose of the public sector was defined only to the 4 industries and the vital important. तो ये आपका प्राइवेटाइजेशन हो गया और ये आपका लिबरलाइजेशन हो गया। तो वहां पर उन्होंने क्या बोला कि भाई हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर को जो अलाउ कर दिया गया और बोल दिया गया कि भैया ऐसा है, आपको जो है वो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इन सेक्टर्स पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, और बोल दिया गया कि भाई ये जो सेक्टर थे पहले आपके पब्लिक सेक्टर में थे, फिर आपको मतलब पहले आपके जो वो पब्लिक सेक्टर में थे, अब आपको जो वो प्राइवेट सेक्टर में आपको अलाउ कर दिया गया। पहले अलाउड नहीं थे आपको, लेकिन अब आपको अलाउ कर दिया गया। ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट वाज कंडक्टेड इन केस ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल कंपनीज। देखो जो आपके सिक यूनिट थी, सिक यूनिट को क्या कर दिया गया, रिहेबिलेट कर दिया गया और बोल दिया गया कि भाई बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर जो आपके ग्रोइंग नहीं है या आपके बिजनेस में प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज को या तो बंद कर दिया गया या रिहेबिलेट कर दिया गया या उनको मर्ज कर दिया गया किसी दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ में। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ने एक तरीके से क्या कर दिया, अपना जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो हमारी यहाँ पर ले ली। इसके साथ साथ मतलब जो गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई फॉरेन फंड को लेके, इसमें आपका एफडीआई आ जाएगा।
ठीक है, तो इसमें हमारा जो है ये चीज़ें हमारे पास आई कि जब हमारा ग्लोबलाइजेशन आया तो हमारा ये जो चीज़ें हैं इसमें हमारा फंड भी बढ़ा और हमारा जो पैसा है, कैपिटल फ्लो है, वो भी हमारा बढ़ा। तो गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ हमारी बनाई, इकोनॉमिकल कंडीशन और सिचुएशन को देखते हुए हमारी ये जो पॉलिसीज़ हैं वो हमारी बनी थी। परसेंटेज ऑफ फॉरेन इक्विटी पार्टनरशिप वॉज एक्सटेंडेड इन मैनी वेंचर, 100% ऑफ द FDI वॉज अलाउड। कुछ चीज़ों में आपके FDI अलाउ नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको 100% FDI अलाउ कर दी। जैसे आज भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें आपका FDI अलाउ नहीं है, जैसे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं, और आपका जो रेलवे है, ठीक है, जो आपका लॉटरी है, क्रॉसवर्ड पजल है, गेम्स है, ठीक है, टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, और आपका रियल इस्टेट है, ठीक है। इन सब चीज़ों में आपका जो FDI जो है वो अलाउ नहीं है, ठीक है। तो इसमें एटॉमिक पावर है, वहाँ पे आपका अलाउ नहीं है, ठीक है। लॉटरी वगैरह में आपका अलाउ नहीं है, ठीक है। जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उसमें आपकी FDI अलाउ नहीं है। कुछ चीज़ों में आपको 100% FDI अलाउ है, कुछ चीज़ों में आप ऑटोमेटिक रूट से जाओगे, कुछ चीज़ों में आप गवर्नमेंट रूट से जाओगे, कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अलाउ कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रूट। कुछ चीज़ों में आपका क्या है कि आपको बोल दिया गया कि भाई पहले आप लेने से पहले या FDI करने से पहले आपको जो प्रायर अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा, परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, तब जाके आप जो वो काम कर सकते हो। तो ठीक है भाई, ये चीज़ें जैसे जैसे हमारी चीज़ें आई तो उसके हिसाब से चीज़ों को इम्प्रूवमेंट किया गया, ठीक है। तो इसमें कुछ हमारी जो है इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, ठीक है। इकोनॉमिकल कंडीशन जो है उन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा देखा गया कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं बिजनेस यूनिट के, वो इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि जैसे हमारा जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, जैसे एक्सपेंशन हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, मार्केट में डिफ्लेशन आ रहा है, तो वो उसके हिसाब से हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कंट्रीज़ की इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी कैसी है वो बहुत सारे मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर पे डिपेंड करती है कि आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो कैसा है, करंट अकाउंट कैसा है, आपका बजट कैसा है, GDPs आपकी कैसी हैं, डेफिशिएंसीज कैसा है, सरप्लस कैसा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका कैसा है, उसमें करंट अकाउंट का कितना आपका बैलेंस है, और आपका जो कैपिटल अकाउंट है उसका कितना बैलेंस है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का बैलेंस कितना है, आपका GDP ग्रोथ रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, एक्सचेंज रेट आपका क्या है, स्टेट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी क्या है आपकी। तो ये इन सब चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है। इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर भी आपका जो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है वो हमारा डिपेंड करता है। हमारी कंडीशन कैसी है, हमारा स्टेटस कैसा है, कंट्री में जो वो चीज़ें हमारी कैसी आ रही है। जैसे अब यूक्रेन की अगर हम बात करें तो वहाँ की कंडीशन जो अलग है, श्रीलंका की बात करें तो वहाँ की कंडीशन अलग है, चाइना की बात करें वहाँ की कंडीशन अलग है, पाकिस्तान की कंडीशन अलग है। हर एक कंट्री की अपनी अपनी कंडीशन यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो ये हमारी एक बिजनेस साइकिल इन्होंने बनाई है, ठीक है। जैसे मतलब यहाँ पे आपका जो एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन से पीक पे पहुँच गई, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे रिसेशन, रिसेशन से फिर आपका बिल्कुल लोअर पॉइंट पे, इसको ट्रो बोलते हैं। फिर यहाँ से धीरे 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 मतलब जो आपकी चली, और चलने के बाद फिर पीक पे, पीक के बाद फिर वो वही साइकिल हमारी दोबारा से रिपीट हो जाती है। तो इसमें आपका पहले प्रोस्पेरिटी, बूम, डिक्लाइन, डिप्रेशन, रिकवरी, ठीक है। ये डिप्रेशन, ये आपका डिक्लाइन, फिर आपका रिकवरी, ठीक है। तो ये आपकी प्रोस्पेरिटी, ये बूम, फिर ये डिक्लाइन, डिक्लाइन से फिर डिप्रेशन, डिप्रेशन से फिर आपकी रिकवरी। तो ऐसे ही जो बिजनेस है उसमें हमारा जो कंडीशन है ये हमारा चलता रहता है, बिजनेस साइकिल हमारी चलती रहती है। इकोनॉमी की कंडीशन भी हमारी चलती रहती है। कभी कभी कंडीशन मार्केट में जो कंडीशन है, कभी कभी कंट्री लेवल की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो जाती है, ठीक है। तो उसमें हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। वो सब हमारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हमारा रहता है। जैसे आप चाइना के कंडीशन आप देखो, श्रीलंका की आप कंडीशन देखो, कोरिया की आप कंडीशन देखो, तो सबकी कंडीशन जो वो आपकी अलग अलग है। वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, कैसे डिसीजन लेते हैं, वहाँ पे जो सिस्टम है वो आपका कैसे डिसीजन लेता है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। तो उसके हिसाब से हमें जो सारी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है। ये भी हमारा इकोनॉमिकल जो हमारी कंडीशन है और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उन सब में ही हमारा जो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है उसी का एक कंपोनेंट है इकोनॉमिक सिस्टम। देखो, इकोनॉमिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हमारी एक, जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो वहाँ पे हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती है,
ठीक है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या रहता है, यहाँ हमारी तीन प्रॉब्लम हमारी रहती है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है। तो ये तीन चीजें हमारी मार्केट में रहती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस। ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ द गुड्स, सिलेक्शन ऑफ गुड्स कि मतलब हमें जो है वो कौन से गुड्स हमारे बनाने चाहिए। तो जैसे हमारे पास जो है वो n नंबर ऑफ चॉइस हमारे पास रहती है और उसमें से हमें डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, वांट जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, और जो यूसेज हैं वो आपके मल्टीपल हैं। इसकी वजह से हमारी जो प्रॉब्लम है वो अराइज होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि मतलब यहाँ पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा एक इकोनॉमी को कि अपने रिसोर्सेज को वो कहाँ कहाँ पर लगाएगी, ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि हम किन चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि मतलब हम लेबर से प्रोड्यूस करवाएंगे या हम कैपिटल इंटेंसिव रहेंगे, तो ये चीज़ें आपकी रहेंगी। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि अगर हम लेबर से करवाएंगे तो वो उसकी कॉस्ट अलग आएगी, अगर हम टेक्नोलॉजी से बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट आपकी अलग आएगी। तो इन सब चीज़ों पे आपको जो थोड़ा सा देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली ही सब चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा कि भाई आपको चीज़ों को, सामान को, गुड्स को प्रोड्यूस कैसे करना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है टू होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि आपके जो कैटेगरी ऑफ द कंज्यूमर है वो क्या होगी, कि मतलब किस कैटेगरी के पर्सन के लिए आप सामान बनाने वाले हो। मतलब आप लोअर सेगमेंट को टारगेट करने वाले हो, या आप मिडिल सेगमेंट को टारगेट करने वाले हो, या आप अपर सेगमेंट को टारगेट करने वाले हो। तो ये आपका कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि भाई हमने जो सामान बनाना है वो किसके लिए बनाना है। तो एक कंट्री की ये सारी प्रॉब्लम आपकी रहती हैं। अब कंट्री इन प्रॉब्लम को, कंट्री लेवल पे इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, उनके सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो द सिस्टम दैट विल अलाउ टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है। तो जिस सिस्टम में ये सारी चीजें डिसाइड करी जाएंगे, कि द सिस्टम थ्रू विच central problem of economy are decided, or decision regarding to the central problem of economy are taken, that system is known as economic system। तो देखो हर एक कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम अलग अलग होता है। ठीक है। तो यहां पर क्या कहता है, द वे ईच इंडिविजुअल लिव्स इन अ सोसाइटी इज बेस्ड ऑन हाउ कंट्री हैंडल द प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताई, तीन कंडीशन आपको बताई कि भाई कंट्री अपने जो रिसोर्सेज है उसको कैसे यूटिलाइज करेगी, अपना जो प्रोडक्शन है उसको कैसे कैसे कंपनी करेगी। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब हमारी इसमें रहती हैं। तो ये क्या कहता है कि ईच कंट्री ऑपरेट अंडर द सम इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, जो आपका डिपेंड करता है उनके यूटिलाइजेशन पे, उनके रिसोर्स की अवेलेबिलिटी पे, और उनकी जो कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो नीड और वांट है कस्टमर की वो हम कैसे सेटिस्फाइड करेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, वो ऐसा सिस्टम, वो ऐसा प्रोसीजर जिसके थ्रू ये डिसाइड किया जाएगा कि हम अपना जो है क्या सामान हम बनाएंगे। पहली चीज व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हम कैसे बनाएंगे, हाउ टू सिलेक्ट द टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी लेबर इंटेंसिव रहेंगे या कैपिटल इंटेंसिव रहेंगे। तीसरा फॉर whom टू प्रोड्यूस, मतलब आपका इनकम कैटेगरी आप डिसाइड करोगे, कैटेगरी ऑफ द कंज्यूमर आप डिसाइड करोगे कि हम किसको टारगेट करने वाले हैं, लोअर सेगमेंट को टारगेट करने वाले हैं या हम अपर सेगमेंट को टारगेट करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे जो इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से तरीके के होते हैं, मार्केट इकोनॉमी,
या इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कह देते हैं, कमांड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक आता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। तो 3 टाइप के सिस्टम हो गए आपके। कौन कौन सा? पहला आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो वो डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारा जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी आपकी क्या होती है, और आपकी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट इकोनॉमी की या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? द सिस्टम, उसमें हमारी प्राइवेट ओनरशिप रहती है। मतलब ये जो सिस्टम है वो हमारा प्राइवेट ओनरशिप पे बेस्ड रहता है। मतलब इसमें जो प्राइवेट ओनर्स हैं वो डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। और प्राइवेट ओनर जो है वो किसके लिए काम करेंगे? प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। जिसको जहां पर जैसा फायदा दिखेगा उसको आप बनाओगे, बाकी चीजों को आप नहीं बनाओगे। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि यहाँ पर आपका प्राइवेट ओनरशिप आपकी रहने वाली है। इट मीन्स द प्रोडक्शन एंड देयर ऑपरेशन फॉर प्रॉफिट ओनली। यहाँ पर जो हमारा ऑपरेशन रहेगा वो किसके लिए रहेगा? प्रॉफिट के लिए रहने वाला है। ठीक है, आपके जो सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या रहेगा? इसमें कैपिटल एकोमोडेशन आपका रहेगा, कॉम्पिटिटिव मार्केट आपकी रहेगी, प्राइस सिस्टम आपका रहेगा। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज आपकी रहेंगी। ठीक है, और इसमें आपका जो वॉलंटरी एक्सचेंज एंड वेजेस लेबर लॉ कि मतलब आपका इनका जब जैसे मन करेगा तब अपने हिसाब से जो लेबर लॉ है वो सब चीज़ें अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं। कंपटीशन बहुत तगड़ा रहता है, प्राइस आप अपनी मर्जी से सेट करोगे कंपटीशन को देखते हुए, जिसका जैसा कंपटीशन उसका वैसा प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो उसके हिसाब से कंट्रोल एंड रेगुलेट आपकी करी जाएंगी। मतलब आपको देखा जाएगा कि भाई कोई भी सिस्टम है उसमें आपके जो प्राइवेट ओनर्स हैं जैसा वो चाहेंगे वैसा डिसीजन लिया जाएगा। तो ऐसी मार्केट को हम क्या बोलते हैं? मार्केट इकोनॉमी। मतलब मार्केट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि आपको क्या बनाना है, क्या कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। तो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे कि आपको कब कहां पर कैसे चीज़ों को प्रोड्यूस करना है। जिन चीज़ों की डिमांड है उन चीज़ों को आप बनाओगे, जिन चीज़ों की डिमांड नहीं है उनको आप नहीं बनाओगे, क्योंकि जिन चीज़ों की डिमांड है उसी में आपका प्रॉफिट रहेगा। जब आपकी किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं है तो उसको प्रोड्यूस करके आप क्या फ़ायदा करोगे? ठीक है, तो ये चीज़ हमारी इसमें देखनी है। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा? डिसीजन मेकिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर डिटरमाइंड बाय द एवरी ओनर ऑफ द वेल्थ। मतलब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हमारी क्या रहेंगी? वेल्थ जो ओनर रहेंगे, मतलब जो वेल्दी ओनर रहेंगे, आपके जो प्राइवेट बिजनेसमैन रहेंगे, उनके पास ये कंडीशन हमारी रहने वाली है। तो प्रॉपर्टीज और आपका जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी और कैपिटल और आपका जो फाइनेंस मार्केट है वो सब कौन डिसाइड करेगा? आपके जो प्राइवेट ओनर्स हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों ने पैसा लगा रखा है मार्केट में, और उसके हिसाब से ही जो चीज़ें हैं वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होंगे और उसके हिसाब से ही कैपिटल को फ्लो किया जाएगा। ठीक है, वेयर एज प्राइस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर मेनली डिटरमाइंड बाय द कॉम्पिटिशन इन द गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट। मतलब कॉम्पिटिशन कैसा है उसके हिसाब से प्राइस आपका डिसाइड किया जाएगा कि भाई मार्केट में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है तो उसके हिसाब से प्राइस सेट किया जाएगा। हमने जितना खर्चा किया है, जितना एडवर्टीजमेंट हमने किया है, वो सारा खर्चा कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया जाएगा, तो इन सब चीज़ों पे आपका डिपेंड करेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है? पैसा, जैसे एक पिक्चर आपको दी है, पैसा लगाओगे तो पैसा आपका ग्रो करेगा। ठीक है, पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा। ये भी वेल्दी ओनर है, ये भी आपके वेल्दी ओनर है, इन्होंने पहले पैसा लगाया मार्केट में, पैसा लगाने के बाद जो मार्केट है उसको इन्होंने ग्रो कर लिया। ठीक है, तो ये क्या कहता है? फ्री एंटरप्राइज आपका रहता है। मार्केट में जो चीज़ें हैं वो आपकी फ्री रहेंगी और उसमें हमारा जो है एंटरप्राइज फ्री है, उसको जब चाहे जैसे चाहे अपनी चीज़ों को वो चेंज कर सकता है, उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है मार्केट में कि कैसे उसको आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, कंज्यूमर सोवर्जिनिटी, कंज्यूमर को आपको जो है चॉइसेस मिल जाएंगी। कंज्यूमर जिसके साथ जाना चाहे उसके साथ वो जाना चाह सकता है। कस्टमर के पास प्रेफरेंसेस रहेंगे। हर किसी कंपनी का जो फोकस है वो किस पे रहेगा? कंज्यूमर पे रहेगा कि कंज्यूमर को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें रहने वाली है। इसके साथ साथ आपका जो प्राइवेट ओनरशिप है वो आपकी रहने वाली है कि मतलब जो प्राइवेट ओनरशिप है उन्होंने ही पैसा लगाया है मार्केट में और उनके अकॉर्डिंगली ही सारा जो सिस्टम है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट हो रहा है। इसके साथ साथ आपका नो रोल फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सिर्फ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करेगी, सिर्फ ये देखेगी कोई बहुत ज़्यादा ज्यादती तो नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा
मतलब एक अनएथिकल वे ऑफ कंडक्ट तो नहीं हो रहा है एक्टिविटी का, वो सिर्फ उतना ही आउटसाइडर का रोल प्ले करेगी, इसके अलावा और कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस में उसका काम नहीं रहता है। कंपटीशन आपका जो वो बहुत तगड़ा रहेगा, हाई कंपटीशन रहेगा। प्राइस मैकेनिज्म आपका जो वो कैसा रहेगा, प्राइवेट ओनर्स डिसाइड करेंगे। प्रॉफिट मोटिव रहेगा आपका। ठीक है, तो इसमें ये जो चीजें हैं, और ये आपका मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपका जो मार्केट फोर्सेस है उस पर आपका डिपेंड करेगा कि भाई आपने जो चीज़ें कर रखी हैं वो किस तरीके से आपने उस पर, आपका डिमांड कितना है, सप्लाई कितनी है, तो उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि भाई मार्केट में चीज़ें और कंडीशन हमारी किस तरीके की होने वाली हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो मार्केट फोर्सेज है वो आपका डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें आपकी डिसाइड करी जाएंगी कि भाई हमारा जो मार्केट कंडीशन है वो कैसी रहने वाली है। ठीक है, तो मार्केट में अगर डिमांड और जो सप्लाई है वो डिसाइड करेंगे कि भाई किस चीज़ को बनाना है और किस चीज़ को नहीं बनाना है। तो यहाँ पर जो फोकस है वो किस पे रहता है, प्राइवेट ओनर्स पे रहता है, उनकी डिमांड पे रहता है, और उनको जैसा चाहे वो अपना चेंज कर सकते हैं, उनको जैसा सूटेबल लगेगा वो अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट है कमांड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी। अच्छा, कई बार आपको सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ना दे करके मार्केट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी का नाम भी दे देता है, तो आपको जो वो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो देखो कमांड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ये हमारा एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो सब कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। पहले वाले में कौन कंट्रोल कर रहा था, प्राइवेट ओनर्स कंट्रोल कर रहे थे, और यहां पर कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, मतलब यहां पर जो वो पब्लिक वेलफेयर हमारा काम है, पब्लिक वेलफेयर, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र में सारी पब्लिक हमारी एक जैसी है। और जो आपका पहले वाला जो सिस्टम था वहां पे हमारा प्रॉफिट मोटिव था, क्योंकि आप प्रॉफिट मोटिव को देखोगे तो कभी भी आप पब्लिक वेलफेयर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर ये दोनों सिस्टम है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको क्या करना है, और वहां पर आपके जो प्राइवेट ओनर्स थे वो डिसाइड कर रहे थे कि आपको क्या करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। वहां पे आपके प्राइवेट ओनर्स डिसाइड कर रहे थे, और यहाँ पे आपके प्राइवेट ओनर्स आपके डिसाइड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। ठीक है, तो अंडर दिस इकोनॉमिक सिस्टम गवर्नमेंट अपॉइंट्स आज सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। गवर्नमेंट क्या करेगी, एक प्लानिंग अथॉरिटी बनाएगी और आपकी जितनी भी इकोनॉमिक डिसीजन हैं उनको फॉर्मुलेट करेगी, प्लान्स बनाएगी, उनको एग्जीक्यूट करेगी, और उनका अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो सेट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनेंगे। प्लानिंग प्रोसीजर आपका रहेगा कि भाई इसमें ये चीज़ें आपकी रहने वाली हैं, और प्लानिंग के अकॉर्डिंगली आप सारा जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करोगे, मैनेज करोगे, और उसको अकॉर्डिंगली ये जो सारी चीज़ें हैं वो अपनी मैनेज करोगे। और आप ये चीज़ भी देखोगे कि भाई हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी है, और हमारा जो गवर्नमेंट है उसका बजट कितना है, उसका प्लान कैसा है, वो हर एक पर्सन की नज़र को जो वो बराबर रखकर चलती है कि भाई हर एक पर्सन जो वो हमारे लिए बराबर है। तो इन सब चीज़ों को जो वो आपका जो वो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट दिस कॉन्सेप्ट इज सोवियत रशिया, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जैसे आपका चाइना है, वियतनाम है, क्यूबा है, ये हमारा जो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई जैसे चाइना है, चाइना में आपका जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, क्यूबा है, वियतनाम है, ये सब आपकी जो वो कमांड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी है। जैसे मान लो आपका पूरी दुनिया में यूट्यूब चलता है लेकिन चाइना में यूट्यूब अलाउड नहीं है, वहाँ पे अपना यूट्यूब है। ठीक है, हम पूरी दुनिया में आपका जो है व्हाट्सएप चलता है लेकिन चाइना में नहीं चलता, उनका एक अपना सिस्टम है, उनका वी चैट है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी
जैसे आपका पूरी दुनिया में फेसबुक चलता है लेकिन वहाँ पर नहीं चलता है, उनका एक अपना सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे में मतलब जो है गवर्नमेंट है उसका पूरा कंट्रोल है, गवर्नमेंट जब चाहे जैसे चाहे उन चीज़ों को वो कर सकते हैं। जैसे अमेजोन है पूरे उसमें चलता है लेकिन चाइना में नहीं चलता है, वहाँ पे alibaba.com है उनका, ठीक है। तो उनका अपना एक सिस्टम है, अपना एक नेटवर्क है जिस पे वो सारा कंट्रोल करते हैं, पूरी ट्रैकिंग करते हैं, हर एक पर्सन का जो वो सिस्टम को रिकॉर्ड कर रखा है उन्होंने सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं वो अपनी, ठीक है। तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोलेंगे, कमांड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी हम उसको कह देते हैं। तो इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ मेन फीचर्स हमारे क्या रहेंगे, एक तो हमारा सोशल वेलफेयर हो गया, गवर्नमेंट ओनरशिप आपकी रह गई, एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटर, क्योंकि गवर्नमेंट रहेगी तो कॉम्पिटिटर का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जहाँ गवर्नमेंट है वहाँ कॉम्पिटिटर नहीं है, जहाँ कॉम्पिटिटर है वहाँ गवर्नमेंट नहीं है, तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, कि मतलब आपका लेबर वगैरह को जो है एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे नहीं रहेगा, गवर्नमेंट जो वो सबको इक्वल नज़र में अपना जो वो ध्यान रख के गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। इसके साथ साथ आपके जो वेजेस और जो प्राइसेस हैं वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी अपनी चीज़ों को, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हुए कि हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो कैसी हैं, और हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं, ठीक है। तो हमारे सोशलिस्ट इकोनॉमी के दो तरीके होते हैं, एक होते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एक होता है टोटलिटेरियन सोशलिज्म। देखो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम रहता है, डेमोक्रेटिक को हम कमांड में रहता है ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट बट द पीपल हैव द फ्रीडम टू चूज देयर चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब वो अपना बिजनेस क्या चूज करना है, मतलब वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, मतलब आपको जो है मतलब कंट्रोल रहेगा गवर्नमेंट का, लेकिन आप बाकी चीज़ों में आप फ्री हो, आपको साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, कंट्रोल आपका गवर्नमेंट का ही रहेगा, लेकिन आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। टोटलिटेरियन अप्रोच जो होती है, टोटलिटेरियन अप्रोच का मतलब होता है गवर्नमेंट ने बोल दिया कॉमर्स लेना है मतलब कॉमर्स ही लेना है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, फ्रीडम आपके पास है ही नहीं। कंट्रोल तो इसमें भी रहेगा, कंट्रोल इसमें भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ फ्रीडम आपको दे दी जाती है कि आप जो है जैसे आपको किन किन चीज़ों में जाना है, जैसे बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, सर्विसेज, आपको किन किन चीज़ों में जाना है आप अपनी मर्जी से जा सकते हो, लेकिन कंट्रोल जो वो गवर्नमेंट के कंट्रोल और गाइडेंस के अंडर रहोगे। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोल दिया यस और नो, ये करना है, ये नहीं करना है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चाइना में देखो तो उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, कोरिया में जाके देखो तो उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर आपको कंट्री में रहना है तो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर नहीं रहता है, ठीक है। तो इसमें जो टोटलिटेरियन का मतलब क्या है कि ऐसी उसको हम कम्युनिज्म भी कह देते हैं, कि जहाँ पर आपका जो सिस्टम है वो क्या रहेगा कि कम्युनिस्ट जिसको हम कह देते हैं, कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सारा अपने कंट्रोल के हिसाब से, जैसे कहते हैं तानाशाही, तो वो तानाशाही वाला जो सिस्टम है वो आपका इसमें आ जाता है। यहाँ पर तानाशाही इतनी नहीं रहती है, मतलब कुछ आपका डेमोक्रेटिक आपका चीज़ें जो इसमें आ जाती हैं, थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव आप लोग के साथ में होते हैं, तो गवर्नमेंट कंट्रोल तो करती है आपका, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको फ्रीडम भी दे देती है, मतलब कुछ हद तक आपको फ्रीडम दे दी जाएगी, चॉइस आपको दे दी जाएगी कि भाई अपने तरीके से आप जो है वो इनको चॉइस कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें सोशल वेलफेयर रहेगा आपका, गवर्नमेंट ओनरशिप आपकी रहेगी, कंपटीशन आपका नहीं रहेगा, एबॉलिशन ऑफ लेबर आपका रहेगा, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन आपका नहीं होगा। इसके साथ साथ आपके जो वेजेस हैं और आपका जो प्राइसेस है वो भी कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, मतलब आपका यहाँ पर जो है वो सोशल वेलफेयर सबको इक्वल नज़र में रखते हुए अपना जो वो गवर्नमेंट जो वो आपको ध्यान में रखेगी, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जो आपका मार्केट इकोनॉमी प्लस आपकी कमांड इकोनॉमी, दोनों को आप मिला दो तो वो आपका क्या रहेगा, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जो प्राइवेट ओनर्स और जो गवर्नमेंट ओनर्स हैं वो दोनों इसमें आपके आ जाते हैं, मतलब कुछ जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट लेगी, कुछ डिसीजन है वो प्राइवेट सेक्टर लेंगे, कुछ सेक्टर में आपको प्राइवेट सेक्टर अलाउ है, कुछ सेक्टर में आपको गवर्नमेंट सेक्टर आपको अलाउ है, ठीक है। तो वहां पर आपका जो सिस्टम है उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या रहता है, आपका सम जो है वो मार्केट फ्री मार्केट एलिमेंट रहते हैं, कुछ आपके सोसाइटियल रहते हैं, ठीक है। तो दोनों का कॉन्टिनम आपका यहाँ पर रहता है,
ठीक है, कुछ आपके प्योर कैपिटलिज्म रहते हैं, कुछ आपके प्योर सोशलिज्म आपके रहते हैं। तो इसमें आपका जो है, जैसे कुछ आपके, हम इंडिया की अगर मैं बात करें तो इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया है उसमें कुछ सेक्टर आपके जो वो फिक्स हैं, पब्लिक सेक्टर के लिए फिक्स हैं, रिजर्व्ड है वो, और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर आपको अलाउ कर दिया गया है। जैसे आपका एजुकेशन है, उसमें आपको प्राइवेट सेक्टर अलाउ कर दिया है, हॉस्पिटैलिटी है उसमें आपको अलाउ कर दिया है, टूरिज्म में आपको अलाउ कर दिया है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें आपको अलाउ कर दिया गया है। लेकिन कुछ सेक्टर है जैसे आर्म्स एंड न्यूमिशन है, उसमें आपको अलाउ नहीं है, रेलवे है उसमें आपको अलाउ नहीं है, और आपका एटॉमिक पावर एंड एनर्जी है उसमें आपका अलाउ नहीं है। तो कुछ सेक्टर हैं जो गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हैं, कुछ सेक्टर हैं जिसमें आपका जो प्राइवेट सेक्टर आपको अलाउ कर दिया है, उसमें गवर्नमेंट सिर्फ कंट्रोल करती है। उसके अलावा आपको जो करना है, जैसे करना है, आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है, हमारी जो इकोनॉमी है उसको जो थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है, और उसके हिसाब से जो सारा सिस्टम है, वो कौन सी इकोनॉमी कौन सा सिस्टम मैनेज करती है, ये इसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। तो इकोनॉमी के पास चॉइसेस रहती हैं कि वो कौन सी चॉइसेस को यूज़ करना चाहती है। वो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी चूज़ करना चाहती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चूज़ करना चाहती है, या सोशलिस्ट इकोनॉमी चूज़ करना चाहती है। तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो इसमें आप देखो तो को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, यानी आपके पब्लिक सेक्टर भी रहेगा आपका, और आपके जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी आपका रहेगा। प्राइवेट वाले अपना ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास, जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट सेक्टर में जाओ, जिनके पास पैसा नहीं है तो वो आपके पब्लिक सेक्टर में आप जाओ। तो आप हॉस्पिटैलिटी में देखो तो कुछ हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, कुछ आपके जो वो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। जिनके पास पैसा है, टाइम कम है, तो वो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ। जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन टाइम है, तो आप पब्लिक हॉस्पिटल में जाओ। ठीक है, तो वहाँ पे आपको, जैसे जिनके पास पैसा है, ठीक है, तो वो प्राइवेट सेक्टर में भी आपके पढ़ा सकते हैं, ठीक है, टीचिंग कर सकते हैं, या आपने जो बच्चों को स्कूलिंग जो है वो प्राइवेट स्कूल से करवाते हैं। ठीक है भाई, जो इतने, जिनके पास पैसा नहीं है वो आपके क्या करते हैं, वो पब्लिक सेक्टर में आपके जाएंगे, वो पब्लिक स्कूल में जाएंगे आपके। ठीक है, तो इनका जो चीज़ें रहती हैं वो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी में आपका प्रॉफिट मोटिव प्लस आपका सोशल वेलफेयर। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पर रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इसलिए रहता है यहाँ पर, ताकि जो एक गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट क्या करती है, एक इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर देती है कि भैया दिस इज द इंडस्ट्रीज फॉर पब्लिक सेक्टर, उसमें आपको एंट्री नहीं है, और दिस इज द जो है इंडस्ट्रीज फॉर प्राइवेट सेक्टर, मतलब ये आपके प्राइवेट सेक्टर की हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर अलाउ है, और ये आपके पब्लिक सेक्टर है तो इसमें आपको पब्लिक सेक्टर मतलब ही रहेगा। तो वहाँ पर आपको जो फैक्ट्रीज़ हैं और आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपकी डिसाइड कर दी गई हैं, और आपको बोल दिया गया है कि भाई इस तरीके से चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। इकोनॉमिकल प्लानिंग आपकी रहेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी को भी बोल दिया कि भैया इसमें प्राइवेट सेक्टर अलाउ है या इसमें प्राइवेट सेक्टर आपको अलाउ नहीं है। तो उसमें आपका जो चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से इसमें रहेगा आपका। तो इकोनॉमिक कंडीशन और इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो आपकी इसमें रहने वाली है, और उसके हिसाब से चीज़ें आप इसमें अलाउ कर दोगे, मतलब देख लोगे कि भाई आपकी जो कंडीशन है वो कैसे रहने वाली है, अपनी प्लानिंग आप बनाओगे, और प्लानिंग बनाने के बाद ये जो सिस्टम है वो आप अपने हिसाब से मैनेज करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, इकोनॉमिक प्लानिंग में आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ठीक है, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं, कंट्री लेवल के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनती हैं वो कैसी आपकी पॉलिसीज़ बनेंगे। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बेसिकली क्या बताती हैं, एक कोर्स ऑफ एक्शन बताती हैं कि जहाँ पर इकोनॉमी जो है वो कंट्रोल, इकोनॉमी के बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको कोऑर्डिनेट करना है। तो वो आपके इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है, इकोनॉमी को कैसे रन करना है। इसके लिए आपके कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उस पॉलिसीज को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, तो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है आपकी टिपिकल होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना
कुछ आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट आपको कंट्रोल करेगी, आपको बताएगी कि भाई किस तरीके से आपकी जो इकोनॉमी है उसकी कंडीशन को कैसे इम्प्रूव करना है और कैसे उसको एनहांस करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। जैसे कुछ इकोनॉमिक उसमें आपका जो है ये डिसीजन लिया जाता है कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करेगी, गवर्नमेंट का बजट कितना रहेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना रहेगा। ठीक है, तो वो सारा आपका जो इकोनॉमिक पॉलिसीज आपको बताई जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा टैक्स कितना रहेगा, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का सोर्स रहेगा वो कहाँ कहाँ से रहेगा, एक्सपेंडिचर रहेगा वो कहाँ कहाँ पे रहेगा, तो गवर्नमेंट ये सारा चीज़ें पहले से डिसाइड कर लेती है। ठीक है, अबाउट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फ्रॉम रिच टू पुअर एंड अबाउट द सप्लाई ऑफ द मनी, कि मतलब आपका जो सप्लाई ऑफ द मनी रहेगा वो आपका कैसे रहने वाला है, कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो इनकम का जो पैटर्न है वो आपका कैसे रहने वाला है। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट जो रिच पीपल्स होते हैं उनसे पैसा लेती है टैक्सेस की फॉर्म में, और उससे फिर वो सब्सिडी देती है। आपका जो टैक्सेशन से जो पैसा हमारा आता है उससे गवर्नमेंट जो वो सब्सिडी या जो मुफ्त राशन या जो फ्री की जो चीज़ें हैं सब्सिडी वगैरह, ये सब्सिडाइज रेट पे आपको जो है ये सारी फैसिलिटीज़ आपको दे दी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज आ जाती हैं। उसमें ये देखा जाएगा कि मैं हमारी इकोनॉमी को रन करने के लिए कैसे कैसे पॉलिसीज आपकी बनाई जाएंगी। ठीक है, तो हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज रहेंगी वो आपकी कैसे कैसी रहेंगी, उसका गोल कैसा रहने वाला है, तो उसमें हमारा सबसे पहला रहता है इकोनॉमिक ग्रोथ, की इकोनॉमी की ग्रोथ आपकी होनी चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव जो भी हम इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएंगे उसमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी होनी चाहिए। मतलब फर्म, कंज्यूमर, गवर्नमेंट और इकोनॉमी, इकोनॉमी लेवल पे आपका जो ग्रोथ है वो आपका होना चाहिए। आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज होनी चाहिए ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, चाहे आप गवर्नमेंट की बात करो, चाहे आप पब्लिक की बात करो, चाहे आप कंज्यूमर की बात करो, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका होना चाहिए, कि जो लेबर फोर्सेज हैं उनके पास काम होना चाहिए, काम होगा तो वो आपका आगे जो वो सिस्टम को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेंगे। नेक्स्ट आपका प्राइस की स्टेबिलिटी आपके आनी चाहिए। प्राइस की स्टेबिलिटी मतलब जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें आपका स्टेबिलिटी आपकी आनी चाहिए। अगर आपका प्राइस स्टेबल नहीं रहेगा, प्राइस आपका फ्लक्चुएट होता रहेगा, तो आपको लिए एक जो है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके की रहने वाली है और कैसे हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, आपका जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करेंगे और देखेंगे कि भाई हमारी इकोनॉमी के लिए क्या क्या चीज़ें हमारी हो सकती हैं उसकी बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं वो चार तरीके की होती है। कौन कौन सी? मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी और आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, यानी इसमें एफडीआई से रिलेटेड। ठीक है, इसमें आपका एक्सचेंज रेट से रिलेटेड, आपकी फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये आपकी जो वो आरबीआई बनाएगी, ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी। तो इससे रिलेटेड आपके इंटरनल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी आपकी क्या क्या होती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या आएगा, और फिजिकल पॉलिसीज क्या होती है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी आपके। एक्सचेंज रेट पॉलिसीज आपकी क्या रहती हैं, उससे रिलेटेड आपकी चीज़ें आएंगी आपके। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यानी एफडीआई वगैरह जो है उससे रिलेटेड आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हम अपना टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए ज़रा इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होकर आना, ताकि आपको जो चीज़ें थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल हो सकें और इनको हम जो है एक एक करके आपका जो है वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। तो आप लोग ज़रा इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और हम लोग मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू गाइस।